हेलो हेलो स्टूडेंट। कल हम लोग बात कर रहे थे आरक्षण पर, चर्चा हो रही थी। आज हम बात करेंगे आरक्षण को लेकर कि आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। तो बात हुई थी आरक्षण की समीक्षा। इसमें हम लोग कल की क्लास में दो बातें, एक तो ये है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, और दूसरा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। ध्यान देना इस बात को। आरक्षण की समीक्षा की बात की जाए तो दो प्रश्न उठ खड़े हुए। पहला प्रश्न ये है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, और दूसरा प्रश्न यह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये दो प्रश्न उठ खड़ा हुआ। अब एक चीज ध्यान देना, प्रश्न ये है कि आरक्षण की समीक्षा की बात क्यों उठी। क्योंकि सन 2000 के बाद अनेक ऐसी संपन्न जातियों ने आरक्षण की मांग करने लगे। जैसे गुजरात का पटेल समुदाय की बात करें, या फिर हम बात करें हरियाणा का जाट समुदाय, इन सब ने आरक्षण की मांग करनी शुरू कर दी। अब सोचो, यदि आर्थिक रूप से संपन्न समुदाय को आरक्षण दे दिया गया तो स्वाभाविक है आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से संपन्न जातियों को मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में गरीब वर्ग आरक्षण की सीमा से या आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएगा। परिणामतः सामाजिक न्याय के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी। इसीलिए यह कहा गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अब सोचो, जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की गई थी तो एस.आर. सिन्हा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, एक आयोग का। इस आयोग ने आर्थिक आधार पर, अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% रिजर्वेशन की वकालत की। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% रिजर्वेशन की वकालत की। और एस.आर. सिन्हा की बात करें, उन्होंने ये कहा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उसे उन्होंने कहा इकोनॉमिकली की बात करें बैकवर्ड क्लास। इसे दूसरे रूप में कहा गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें। अब एक चीज सोचो, केंद्र सरकार ने क्या किया। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 124वां संविधान संशोधन विधेयक को लाया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, 124वां संविधान संशोधन विधेयक। ये जो संविधान संशोधन विधेयक आया, इस विधेयक में 10% आरक्षण को संवैधानिक ठहराने की कोशिश की गई। प्रश्न ये उठा, ये लाया क्यों गया। देखो, कारण ये था कि इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप 10%
10% ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जब आप 10% आरक्षण देते हैं तो आरक्षण चला गया 60%, तो 50% की सीमा क्रॉस हो गई। इसलिए यह कहा गया कि यदि सरकार ने जो डिसीजन लिया है यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध है, यह कहा जाए संविधान के विरुद्ध है, इसलिए इस बात की आशंका बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, 10% आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर देगा। क्योंकि अनेक राज्यों ने जब 5% आरक्षण देने की बात की तो सुप्रीम कोर्ट में यह चुनौती दी गई कि यह 5% अलग से आरक्षण दिया जाए किसी समुदाय को, तो टोटल जो आरक्षण की सीमा हो गई 55% हो गई। एक तरह से यह संविधान के विरुद्ध होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अतिरिक्त 5% के आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। आप सोचो, यहां भी डर इस बात का था कि यदि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है तो स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। यह डर था सरकार को। इसे सरकार ने क्या किया, 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाई सरकार, और इस विधेयक के माध्यम से अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 की बात करें में संशोधन की बात की गई। अनुच्छेद 15 का 4 और अनुच्छेद 16 के 4 की बात करें। 15 के 4 में संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात, और 16 के 4 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई। अब एक चीज सोचो, हमेशा इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात और सरकारी नौकरियों में भी 10% आरक्षण की बात। यह संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया वो 124वां संविधान संशोधन विधेयक था, लेकिन जब संशोधन विधेयक पास हुआ तो 103वें संविधान संशोधन के नाम से चर्चित हुआ। अब ध्यान दें, इसका अर्थ यह है कि ईडब्ल्यूएस के लिए अनुच्छेद 15 के 4 अनुच्छेद 16 के 4 में जो संशोधन किया गया उसका उल्लेख 103वें संविधान संशोधन में है। अब एक प्रश्न, जब ईडब्ल्यूएस की बात की गई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो कुछ मानक निर्धारित किए गए सरकार के द्वारा। हमेशा ध्यान दो, सरकार के द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए, और मानक क्या था कि जिसकी इनकम 8 लाख रुपए से कम हो उसे ईडब्ल्यूएस में रखा जाएगा। इनकम 8 लाख रुपए से कम हो। नंबर 2, उसके बाद जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम हो। नंबर 3, आवासीय जो भूखंड है 1000 वर्ग फीट से कम हो। ये कुछ मानक डिसाइड किए गए ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए। फिर एक प्रश्न उठा, 8 लाख रुपए से जब कम की बात की गई तो भारतीय समाज में मात्र 2-4% ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा होगी। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी इनकम 8 लाख रुपए वार्षिक से कम है। इसका मतलब यह है कि आपने जो 8 लाख रुपया डिसाइड किया है कि इसकी इनकम 8 लाख रुपए से कम हो, तो इसका क्या फायदा या क्या नुकसान कहा जाए। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ईडब्ल्यूएस में शामिल हो गई, क्योंकि भारत में 8 लाख रुपए से ज्यादा इनकम बहुत कम लोगों की है, या उनका प्रतिशत बहुत कम है। इसका अर्थ यह है कि आपने जो 8 लाख रुपया डिसाइड कर दिया,
ये 8 लाख रुपए जो इनकम डिसाइड किया, इसके पीछे उद्देश्य आपका ये कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में लाया जाए और उनको आरक्षण दे दिया जाए। दूसरी तरफ आपने 5 एकड़ भूमि डिसाइड की है, 5 एकड़ भूमि। आप सोचो, भारत में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जहां जोत का आकार बहुत छोटा है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन में वृद्धि होगी वैसे वैसे जोत का आकार छोटा होता जाएगा। जब परिवारों का विभाजन होगा तो जोत का आकार और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यह कि ग्रामीण संख्या का बड़ा सा भाग ईडब्ल्यूएस के तहत आ जाएगा, अर्थात वह भी आरक्षण का हकदार होगा। तो प्रश्न यह उठा कि क्या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की बात करें, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यदि ईडब्ल्यूएस में शामिल हो गई, ईडब्ल्यूएस में शामिल हो गई, तब तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को शामिल करके कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने की कोशिश की गई है। आप सोचो, आप इसमें भी क्या होगा, 8 लाख रुपए की बात की जाए, स्वाभाविक है जिसकी इनकम 8 लाख रुपए होगी और किसी की इनकम 3 लाख रुपए होगी, जिसकी इनकम 7,90,000 रुपए है वो आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत है। स्वाभाविक है कंपटीशन में ये आगे निकलेगा, ये पिछड़ जाएंगे। ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ, परंतु इसका ये फायदा हुआ अन्य संपन्न जातियां जो आरक्षण की मांग कर रही थी वो मांग उठनी बंद हो गई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के तहत उन्हें आरक्षण मिल जाएगा। और दूसरी तरफ क्या कहा जाए कि जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है उन्हें कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह है आपका ईडब्ल्यूएस, इसको लिखो आप। आरक्षण की समीक्षा, लिखो। आरक्षण सामाजिक न्याय का एक अस्त्र है। सन 2000 के बाद अनेक संपन्न जातियों ने भी आरक्षण की मांग शुरू कर दी। जैसे गुजरात का पटेल समुदाय, एवं हरियाणा के जाट समुदाय ने भी, हरियाणा के जाट समुदाय भी आरक्षण की मांग करने लगे। इसलिए आरक्षण की समीक्षा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। इस समीक्षा के दो बिंदु निर्धारित किए गए।
नंबर 1, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। और नंबर 2, आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए। पैरा चेंज करो आप। यदि आरक्षण सामाजिक न्याय का एक अस्त्र है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए 2006 में एस आर सिन्हा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने आर्थिक रूप से इस आयोग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की वकालत की। पैरा चेंज करो आप। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए एक 103वां संविधान संशोधन पास हुआ। 103 संविधान संशोधन पास हुआ और अनुच्छेद 15 एवं 16 में अनुच्छेद 15 एवं 16 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 15 में यह जोड़ा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए
विशेष प्रावधान किया जाएगा तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10% सीट आरक्षित होगी। किंतु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में संशोधन करके अनुच्छेद 16 में संशोधन करके यह जोड़ा गया कि ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सरकारी नौकरियों में 10% सीट आरक्षित होगी। किंतु आरक्षण की असुविधा मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। पैरा चेंज करो आप। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए, जैसे नंबर 1 वार्षिक घरेलू आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। नंबर 2 कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। नंबर 3 आवासीय भूखंड 1000 वर्ग फीट से कम होनी चाहिए।
नंबर 4, अधिसूचित नगर पालिका में अधिसूचित नगर पालिका में आवासीय भूखंड 100 गज से कम होना चाहिए। अगला पॉइंट, गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय भूखंड 200 गज से कम होनी चाहिए। पैरा चेंज करो इस प्रकार, आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करके एक तरफ सरकार ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ विभिन्न संपन्न जातियों के द्वारा की जाने वाली आरक्षण की मांग पर रोक भी लगा दी। वस्तुतः संविधान संशोधन 103 के कारण सामाजिक न्याय पूर्ण हुआ। अब एक चीज सोचो, प्रश्न कैसे बनाएगा यूपीएससी? ये बार बार प्रश्नों को देखो। प्रश्न ये बना सकता है, संविधान संशोधन एक 103 के कारण सामाजिक न्याय पूर्ण हुआ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखो आप, क्या
आप इस बात से सहमत हैं? आपको करना क्या है? इस प्रश्न को फर्स्ट पेरे में यह बता दिया है कि 103वें संविधान संशोधन का प्रावधान क्या है। प्रावधान किया जाए 15 और 16 में संशोधन हुआ, विशेषकर 15 के 4 और 16 के 4 की बात करें। हम सेकेंड पैरे में आएंगे और सेकेंड में सामाजिक न्याय पूर्ण हुआ। क्योंकि अब एक बात याद रखना है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट भी इसे एक्सेप्ट कर चुका है। यदि आप ये लिख दिए कि हम इसे पूर्णतः सहमत नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असहमति जताना एक तरह से न्यायिक अवमानना का प्रश्न उठ खड़ा होगा। याद रखना है इस बात को। तो सेकेंड पैरे में सामाजिक न्याय पूर्ण हुआ। क्यों पूर्ण हुआ आप बताओगे? क्योंकि सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, धर्म, क्षेत्र और लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध करने के साथ संसाधनों का न्यायोचित वितरण करना। और आरक्षण संसाधनों की न्यायोचित वितरण का एक बेहतरीन माध्यम है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। 193वें संविधान संशोधन से पहले अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में आरक्षण की बात की गई है, किंतु सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बात की गई थी। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की ही नहीं गई। इसका अर्थ यह कि आर्थिक रूप से गरीब वर्ग को पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो ही नहीं पाया। इसे यह कहा गया कि अनुच्छेद 15 का 4 और जो 16 का 4 है, समाज के एक विशेष समुदाय के लिए आरक्षण की बात तो करता है। इसे देखा जाए कि 103वें संविधान संशोधन से पहले संविधान में जो भी प्रावधान है वो सामाजिक न्याय को पूर्ण नहीं बना पाया। इसलिए समाज के कुछ वर्गों के द्वारा निरंतर आरक्षण की मांग उठती रही है और आरक्षण की समीक्षा का प्रश्न उठता रहा। अब सोचो, इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? जब वीकर सेक्शंस के लिए प्रावधान लाया गया तो एक तरह से समाज के कमजोर वर्गों के लिए संसाधनों के न्यायोचित वितरण का एक प्रावधान किया गया। परिणामतः सामाजिक न्याय पूर्ण हुआ। ये सारी बातें करने के बाद हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। मुद्दा कोर्ट में गया ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सहमत जता चुका है, खारिज किया ही नहीं इसको। एक चीज ध्यान देने इस बात को, यह हमारा आंसर चलेगा। मान लिया जाए प्रश्न यदि यह पूछता है यूपीएससी, एक चीज ध्यान देने इस बात को कि प्रश्न ये पूछता है 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से संतुलित सामाजिक विकास की कोशिश की गई। अब सोचो आप, 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से संतुलित सामाजिक विकास की कोशिश की गई है। आखिर कैसे? याद रखना है, संतुलित सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है कि सामाजिक न्याय को पूर्ण बनाना। और सामाजिक न्याय पूर्ण तभी बनेगा जब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को तो आरक्षण मिले ही,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण मिले। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया। और जब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ तो स्वाभाविक है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, ध्यान दो, या सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़ा वर्ग है उसका तो विकास होगा ही, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का भी विकास होगा। तब जाके सामाजिक न्याय पूर्ण बनेगा। और जब समाज में सामाजिक न्याय पूर्ण बनेगा तो संतुलित सामाजिक विकास होगा। अब देखो, आप ये सारी बातें की जा रही थी, तब एक मुद्दा उठा, रोस्टर सिस्टम की बात करें। हमेशा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में रोस्टर सिस्टम, इसको समझ लो आप। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में रोस्टर सिस्टम, देखो आप ध्यान देना, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में रोस्टर सिस्टम, यह है क्या? ध्यान से सुनो इस बात को। ध्यान देना इस बात को। विश्वविद्यालयों में जब शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है तो पहले एक सिस्टम लागू था, अब भी लागू है, रोस्टर सिस्टम। उसको नाम दिया गया 200 पॉइंट सिस्टम की बात करें, 200 पॉइंट सिस्टम की बात की जाए, यह सिस्टम लागू था। इसको लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हुआ क्या, आखिर 200 पॉइंट सिस्टम की बात क्यों की गई? क्योंकि पहले क्या था, ओबीसी के लिए आरक्षण 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। ध्यान देना इस बात को। ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% की बात की गई। ये तो 7.5% है, इसे पूर्ण बनाने के लिए 200 की बात की गई थी। ध्यान दो, ये प्रतिशत, और हमेशा प्रतिशत 100 में होता है, 100 में होता है। तो 7.5% को पूर्णांक बनाने के लिए 200 की बात की गई और यह कहा गया था कि 200 पॉइंट सिस्टम को लागू किया जाए तो एसटी को भी पूर्ण रूप से आरक्षण मिल जाएगा, इसका भी कोटा पूरा हो जाएगा। अब देखो, ये टोटल हुआ 54, ये टोटल हुआ 30, ये हुआ 15। इसका मतलब ये है कि 200 सीटों में 54 सीट इसको मिलेगा, 30 सीट इसको मिलेगा और 15 सीट इसको मिलेगा। ये ध्यान देना इस बात को। अब सीटों का वितरण कैसे होगा? हमेशा ये जो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है, ध्यान देना इस बात को, ये 200 पॉइंट जो रोस्टर सिस्टम है, ये मानता क्या है? इसके अनुसार विश्वविद्यालय एक इकाई है। ध्यान दो, विश्वविद्यालय एक इकाई है। और दूसरा बात यह कहा गया कि सीटों का वितरण कैसे होगा। पहले जो प्रावधान था, पहले जो विवाद चल रहा था कि अब तो पहले जो प्रावधान था 200 पॉइंट सिस्टम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 की बात करें। वितरण कैसे होता है? 1 से लेकर 3 तक जनरल की सीट,
चौथी ओबीसी, पांचवा और जो छठा होगा जनरल होगा, सातवां जो होगा हमारा एससी, आठवां ओबीसी, 9, 10, 11 की बात करें जनरल की सीट होगी, 12वां आपका ओबीसी, 13वां जो एससी और 14वां एसटी होगा। ये सीक्वेंस मतलब हर चौथा पद, ध्यान दो, ये 200 पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हर चौथा पद ओबीसी के लिए, ध्यान दो, हर सातवां पद एससी के लिए, हर 14वां पद एसटी के लिए होगा। ध्यान दो, हर चौथा पद ओबीसी के लिए, हर सातवां पद एससी के लिए, हर 14वां पद एसटी के लिए होगा। और ये क्रम चलता जाएगा 1 से लेकर 200 तक। 200 के बाद पुनः एक की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका यह फायदा होता था, हर समुदाय को उसकी कोटि के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिल जाता था। लेकिन ये 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो ध्यान देने इस बात को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को समाप्त कर दिया और उसकी जगह 13 पॉइंट सिस्टम लागू कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो ध्यान देना, 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में क्या था, देखो आप, ये जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम उचित नहीं है और उसकी जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कर दिया। इसका मतलब क्या चीज है? इस 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का अर्थ यह है कि गिनती हमारी 1 से लेकर 13 तक होगी। 13 के बाद क्या होगा? पुनः 1 से लेकर 13 तक, 13 खत्म, फिर 1 से लेकर 13 तक। अब ध्यान देना, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था? जब 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत साबित किया तो तर्क क्या दिया उसने? कहा कि विश्वविद्यालय को एक इकाई नहीं माना जा सकता, बल्कि एक विभाग को एक इकाई माना जा सकता है। क्यों? तो तर्क क्या दिया? क्योंकि एक विभाग जिस विषय का विभाग है, उस विभाग के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा केवल उसी विभाग में होगी। और जब किसी प्रोफेसर को सीनियरिटी के बल पर एचओडी बनाया जाएगा तो उसे उस विभाग और इस विषय में दक्ष होना चाहिए। किसी दूसरे विभाग के प्रोफेसर से उसका कंपटीशन नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए, इसने क्या कहा, जो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है, उसने कहा कि संपूर्ण विश्वविद्यालय एक इकाई है, लेकिन इसने कहा नहीं, विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विभाग एक इकाई है। ध्यान देना, विभाग एक इकाई है, तर्क यह दिया गया। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्यों विभाग एक इकाई है, विश्वविद्यालय एक इकाई नहीं है? क्योंकि, पूरी बात ध्यान देना, क्योंकि एक विभाग के शिक्षक की प्रतिस्पर्धा अपने विभाग के शिक्षकों से होती है, किसी दूसरे विभाग के शिक्षकों से उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। दूसरी तरफ देखा जाए, तर्क यह दिया गया कि यदि विश्वविद्यालय को एक इकाई माना गया तो यह संभव है कि किसी विभाग के सारे पद आरक्षित हो जाएं और किसी विभाग में एक भी पद आरक्षित न हो। तो कोर्ट ने कहा हर विभाग में एक संतुलन होना चाहिए। अब सोचो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तर्क दे दिया और 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कर दिया, लेकिन
इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। और जब विरोध शुरू हुआ तो उसने क्या तर्क दिया? कहा 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 1 से लेकर 13 तक तो सीटों का बंटवारा कैसे हुआ? 1 से लेकर 3 तक जनरल, चौथा ओबीसी, 5वां 6वां की बात करें जनरल, 7वां एससी, 8वां ओबीसी, 9, 10, 11 की बात करें जनरल, 12वां ओबीसी, 13वां एससी। अब सोचो, इस तरह की क्लासिफिकेशन किया जाए तो ओबीसी और एससी को तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन एसटी को तो आरक्षण का लाभ मिलेगा ही नहीं। क्योंकि एसटी को तो आरक्षण का लाभ तब मिलेगा जब 14वां पद हो। और आपने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू किया है, 14वां पद तो है ही नहीं। क्योंकि 13 के बाद पुनः 1 से आ जाएगा, 1, 2, 3, 13 तक पुनः 1, मतलब 13 के बाद 14 नहीं आएगा, पुनः 1 आ जाएगा। जब 14वां पद होगा तब तो एसटी को मिलेगा। इसका मतलब ये कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को तो आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराया। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार अध्यादेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को निष्प्रभावी कर दिया। अब पुनः 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कर दिया गया। आज भी देखो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम ही लागू है। यह आपका रोस्टर सिस्टम, इसको लिखना है। हाँ, ये समस्या खड़ी हो गई थी। नहीं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसका इशू ये था कि हमारे लिए शैक्षिक योग्यता प्राइमरी है। क्योंकि वहां से जितने बच्चे निकले ना, उनकी क्या हो रहा है, वो बेहतर क्वालिटेटिव एजुकेशन तभी मिलेगा जब क्वालिटेटिव लोग प्रोफेसर बने। पर मुद्दा क्या था कि आपने, कोर्ट ने क्वालिटी को महत्व दिया, पर आरक्षण को क्या कर दिया, उसने इग्नोर कर दिया। सारी बात है। केंद्र सरकार ने क्या कहा कि नहीं, रिजर्वेशन प्राइमरी है हमारे लिए। हाँ, बेसिक 10 सीट में 3, मान लो 2 एसटी के लिए हो, 8 अच्छे लोग हैं, वो बेहतर शिक्षा देंगे। खैर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा डिसीजन रहा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसको लिखना है, लिख लो थोड़ा, इसे लिखिए आप लोग। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक चीज ध्यान देना इस बात को, इसको लिख लो आप लोग, 2-4 पॉइंट लिख लो आप। हेडिंग डालो, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में रोस्टर सिस्टम लिखो आप। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू है। इसे लागू करने का उद्देश्य एसटी के आरक्षण को पूर्ण बनाना है।
इस सिस्टम के तहत विश्वविद्यालय को एक इकाई माना जाता है और फिर सीटों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस रोस्टर सिस्टम, एक मिनट, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के तहत प्रत्येक चौथा पद ओबीसी को, प्रत्येक चौथा पद ओबीसी को, प्रत्येक सातवां पद एससी को और प्रत्येक 14वां पद एसटी को मिलता है। इससे विभिन्न समुदायों के लिए निर्धारित आरक्षण का कोटा पूरा हो जाता है। पैरा चेंज करो। लेकिन 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने $200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम की जगह 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कर दिया। और विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग को, विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग को एक इकाई माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट का तर्क था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का तर्क था कि नंबर 1, किसी एक विभाग या विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर
दूसरे विषय में आवेदन नहीं कर सकता है। उस विभाग का प्रमुख बनने के लिए उस विभाग में ही प्रतिस्पर्धा करनी होती है। नंबर 2, यदि विश्वविद्यालय को एक इकाई माना जाए, तो अनेक विभाग ऐसे हो सकते हैं जहां सभी सीटें आरक्षित हो जाए, या किसी विभाग में कोई पद न मिले। पैरा चेंज करो, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय का विरोध शुरू हो गया। क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के लागू होने से 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के लागू होने से एसटी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरफ यदि किसी विभाग में केवल 3 ही पद निकलते हैं, तो किसी को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए
इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को, निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सही माना। परिणामतः केंद्र सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से कोर्ट के डिसीजन को निष्प्रभावी कर दिया। और पुनः 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कर दिया गया है। किंतु 103वें संविधान संशोधन 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान होने से सीटों के वितरण का प्रावधान चेंज हो चुका है। सीटों के वितरण का प्रावधान चेंज हो चुका है। अब एक बात याद रखना, मान लिया जाए अब तक क्या प्रावधान था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 हम 14 15 की बात करें, माना जाता था ये सीट जनरल के लिए है, ये ओबीसी। अब तक जो प्रावधान था 5 और 6 पुनः जनरल के लिए है, ये माना जाता था। हम 7 की बात करें एससी के लिए, पुनः ये ओबीसी के लिए, 9 10 11 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, हमेशा एससी के लिए, एसटी के लिए, इस तरह का प्रावधान था। पर जब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान लाया गया तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। क्यों? अब 10 की जगह 20 होगा, अब उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। हमेशा ध्यान दो, इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब ये है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, हर 10वां सीट अब ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। सोचो तो 9वां सीट तो जनरल के लिए होगा, 10वां सीट ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा, 11वां सीट पुनः किसके लिए होगा? जनरल के लिए होगा, 12वां सीट ओबीसी के लिए होगा। अब नियम चेंज हो जाएगा।
ध्यान देना इस बात को, ये रोस्टर सिस्टम। अब एक प्रश्न, आरक्षण नीति की बात करें कि चुनौती क्या है? ध्यान देने इस बात को, आरक्षण नीति की चुनौती क्या है? यह माना गया था जब आरक्षण की बात की जाती है तो आरक्षण सामाजिक न्याय का एक अस्त्र है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, जब कानूनी समानता की बात की गई थी, कानूनी समानता की बात की गई थी, तो यह कहा गया था कि कानूनी समानता किसी भी प्रभावशाली वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त होने से रोकता है। याद रखना, जब कानूनी समानता की बात की गई तो यह कहा गया था यह जो कानूनी समानता है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को, प्रभुत्वशाली वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त होने से रोकता है। ये बातें की गई और कहा गया था कि आरक्षण सामाजिक न्याय का एक अस्त्र है। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस के लिए, ध्यान देना इस बात को, पूरी बात ध्यान देना, कि माना गया था कि आरक्षण सामाजिक न्याय का अस्त्र है, फिर यह कहा गया था कि यह जो कानूनी समानता है यह किसी भी समुदाय या वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त होने से रोकता है। ध्यान दो, विशेषाधिकार प्राप्त होने से यह रोकता है, यह कहा गया था। जब इंदिरा साहनीवाद आया तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वीकर सेक्शंस के लिए कोटे का प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन यह जो आरक्षण का प्रावधान है यह गैर भेदभाव के सिद्धांत का खंडन नहीं कर सकता। पूरी बात ध्यान देना, पूरी बात ध्यान दो, ये जो कानूनी समानता है ये विशेषाधिकार प्राप्त होने से रोकता है, अर्थात किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये जो आरक्षण है सामाजिक न्याय का एक अस्त्र है, लेकिन इंदिरा साहनीवाद में कोटा की बात तो की गई थी और 50% रिजर्वेशन की बात की गई थी। इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेशक कोटे का प्रावधान है वीकर सेक्शंस के लिए, लेकिन गैर भेदभाव के सिद्धांत का खंडन नहीं किया जा सकता। चूंकि गैर भेदभाव के सिद्धांत का खंडन नहीं किया जा सकता, इसे इंदिरा साहनीवाद में कहा गया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए। सोचो, तो 50% सीमा की बात क्यों किया इंदिरा साहनीवाद में? ताकि गैर भेदभाव का, सोचो, सिद्धांत बना रहे। इसे कोर्ट ने कहा यदि आरक्षण की सीमा आपने बढ़ा करके 19% कर दिया तो एक तरह से क्या हो जाएगा, एक तरह से गैर भेदभाव का सिद्धांत खंडित हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, गैर भेदभाव के सिद्धांत और कोटे के बीच एक संतुलन बनाए रखने के लिए कि कोटा का प्रावधान भी लागू रहे और गैर भेदभाव का सिद्धांत भी बना रहे, इसके लिए इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण की सीमा 50% कर दी गई। लेकिन फिर एक प्रश्न, जब 103वां संविधान संशोधन आया तो फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई। जब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई थी तो आरक्षण की सीमा तो क्रॉस कर गई। तो क्या इससे गैर भेदभाव का सिद्धांत खंडित नहीं होगा? यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ। दूसरा जो मुद्दा था कि दो चीजें, एक आनुपातिक समानता और दूसरा है संतुलित समानता। आनुपातिक समानता का मतलब यह होता है
हमेशा यदि अनुपातिक समानता की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। क्यों? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी आरक्षण की बात की जानी चाहिए, यह अनुपातिक समानता कहता है। लेकिन जब संतुलित समानता की बात की गई थी, संतुलित जब समानता की बात की जाने लगी तो मुद्दा यह उठा, ध्यान देने इस बात को, जब संतुलित समानता की बात उठने लगी तो यह राज्यों को अधिकार देता है कि आप वंचित वर्ग के लिए प्रावधान ला सकते हो हमेशा। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। अब समस्या यह है कि यदि आप आरक्षण की सीमा बढ़ाते हैं तो गैर भेदभाव का सिद्धांत खंडित होगा और आरक्षण जरूरी है। यह चुनौती बनी हुई है। दूसरा मुद्दा यह उठा कि जब आरक्षण की बात तो कर रहे हो, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 की रिपोर्ट क्या है? सामाजिक आर्थिक गणना 2011 की रिपोर्ट क्या है कि एसटी समुदाय के, या बात करें ऐसे समुदाय के, मात्र 4% परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिली है। केवल 4% लोगों को, 4% परिवारों को सरकारी नौकरी मिली है, वो भी वीकर सेक्शंस में। 96% परिवार को तो सरकारी नौकरी मिली ही नहीं। तो प्रश्न ये उठा कि केवल इस परिवारों को, 4% परिवारों को सरकारी नौकरी मिली है, तो अगला प्रश्न कि वो इतने परिवारों को नौकरी मिली है तो क्या हम संपूर्ण पिछड़े वर्ग के समुदाय के लिए सामाजिक न्याय को संभव बना पाएंगे? क्योंकि 96% लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब मिली ही नहीं, या 96% परिवार ऐसे हैं जिनके घर में किसी भी सदस्य को गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो अगला प्रश्न, क्या उन्हें सामाजिक न्याय मिल पाया? क्या वे सामाजिक न्याय से वंचित नहीं हो गए? यह मुद्दा उठ खड़ा होना शुरू हुआ। अब एक चीज देखो, आप आरक्षण लाया क्यों? आपने, आपके आरक्षण का उद्देश्य क्या था? पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विकास को प्रमोट करना उद्देश्य यह था। आरक्षण को कहा गया था कि सामाजिक न्याय का एक अस्त्र है और यह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर कर देगा। लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन तो तब दूर होगा जब ओबीसी, एससी, हम एसटी की बात करें। हमेशा जानो, ये सब वीकर सेक्शंस में, या ईडब्ल्यूएस की बात करें, इस संपूर्ण सोचो, सबको, प्रत्येक परिवार के सदस्य को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, मान लिया जाए। पहले ईडब्ल्यूएस का मुद्दा नहीं था, ओबीसी, एससी, एसटी की बात की गई थी। एससी, एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात की गई है, और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात इसलिए की गई क्योंकि एससी, एसटी सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा उपेक्षित है और उसे समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उन्हें जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब सोचो, पर एक प्रश्न उठा, जब एससी, एसटी की बात की गई थी तो एससी, एसटी के जितने भी परिवार हैं, मान लिया जाए 100% परिवार है एससी, एसटी का, तो मात्र 5% परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है। अब सोचो, मात्र 4 से 5% परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी मिली है, तो 95% एससी, एसटी के परिवार को तो जॉब मिला ही नहीं। जब सरकारी अवसर मिला ही नहीं, सरकारी नौकरी मिली ही नहीं, तो फिर अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय हो कहां पाया? दूसरी चीज, आपने ओबीसी के लिए 27% की बात कर दी। तो अगला, ओबीसी में जो आर्थिक रूप से सशक्त लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है, अन्य लोगों को आरक्षण का लाभ तो मिला ही नहीं। यह मुद्दा उठ खड़ा हुआ तो दो बातें उठने लगी। कहा यह जाने लगा कि जिसके परिवार में एक बार किसी सदस्य को आरक्षण का लाभ मिलता है उस परिवार को अलग कर दो आरक्षण से, ताकि अन्य परिवारों को आरक्षण का लाभ मिले। और दूसरा मुद्दा यह उठने लगा कि यदि आप एससी, एसटी को
जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देते हो तो ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दो। ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ। अब एक चीज सोचो, फिर एक प्रश्न, क्या संपूर्ण जनसंख्या को, ओबीसी के संपूर्ण जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन का प्रावधान लागू कर दिया जाए, ध्यान देना, लागू कर दिया जाए तो क्या सामाजिक न्याय मूर्त रूप ले पाएगा? अगला प्रश्न, मान लिया जाए कि इंडिया में 20 करोड़ एससी एसटी के लोग हैं, 20 करोड़ मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तब तो सभी का विकास तभी होगा जब 20 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। और इतने ज्यादा गवर्नमेंट जॉब तो इंडिया में है ही नहीं। तो अगला प्रश्न उठने लगा कि क्या सरकारी नौकरी में आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय को मूर्त रूप दिया जा सकता है? क्या यह नहीं लगता कि एससी एसटी में जितने परिवार हैं, मात्र 4 से 5% परिवारों को सरकारी नौकरी का लाभ मिला। 96% परिवार तो सरकारी नौकरी से वंचित ही है, तो उसे न्याय मिला कहां? प्रश्न उठ खड़ा हुआ। ये तो ये कहा गया था कि जिन 4% परिवारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिला उनको बाहर कर दो, ताकि नए परिवारों को आरक्षण का लाभ मिले। फिर एक प्रश्न कि एससी एसटी में जो अत्यंत गरीब है उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, अन्य को आरक्षण की सीमा से बाहर कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए? एक क्राइटेरिया डिसाइड की जाए कि जो भूमिहीन है, जो अत्यंत गरीब है, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये सारे मुद्दे उठ खड़े हुए और यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला प्रश्न कि जिस तरह सरकार निजीकरण को प्रमोट कर रही है, उस तरह तो आरक्षण के सामने चुनौती लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सरकारी नौकरियों में निरंतर कटौती होगी। यह है आरक्षण नीति की चुनौती। थोड़ा सा लिख लो इसको आप, सबको समझ में आ गई होगी बातें, लिखना है इसको। आप इसे थोड़ा सा लिख लो आप। क्या मैसेज? हाँ हाँ, एक चीज ध्यान देने इस बात को, जिनको वीडियो क्लास समझ में आ रही है कृपया मैसेज भेजें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि एक एक चीज आप सबको समझ में आ जाए। यदि कोई दिक्कत होगी तो हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको लिखो आप, आरक्षण नीति की चुनौती। लिखो आप। भारतीय संविधान में कानूनी समानता का प्रावधान है। कानूनी समानता का प्रावधान है। यह प्रावधान प्रभावशाली एवं शक्तिशाली समूह को विशेषाधिकार प्राप्त करने से रोकता है। विशेषाधिकार प्राप्त करने से रोकता है। संविधान में सरकारी नौकरियों में
जाति आधारित कोटे का भी प्रावधान है। लेकिन ये प्रावधान कानून के समक्ष समानता को लेकिन ये प्रावधान कानून के समक्ष समानता को पूरा करने में असमर्थ है। पैरा चेंज करो आप। इंदिरा साहनीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संविधान वंचितों के लिए कोटा मतलब आरक्षण की अनुमति देता है, लेकिन यह गैर भेदभाव के सिद्धांत को समाप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इंदिरा साहनीवाद में यह निर्णय दिया गया कि आरक्षण %50 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाता है तो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पैरा चेंज करो आप। सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का उद्देश्य एससी एसटी का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। आर्थिक सशक्तिकरण करना है।
किंतु एक तरफ सरकारी नौकरियों में कटौती हो रही है, तो दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार SC ST के परिवार के केवल 4% ऐसे परिवार थे जिनके घर का कोई एक सदस्य सरकारी नौकरी में है। पैरा चेंज करो। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या आरक्षण सामाजिक न्याय की प्राप्ति में पूर्णतः सफल रहा? सामान्यतः यह देखा गया है कि ओबीसी, एससी और एसटी परिवारों में से आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों को ही आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों ने ही आरक्षण का लाभ उठाया। तो दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करके आरक्षण का प्रावधान करके एक दृष्टि से गैर भेदभाव के सिद्धांत, गैर भेदभाव के सिद्धांत को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। पैरा चेंज करो। प्रश्न यह उठता है कि आरक्षण एवं गैर भेदभाव के सिद्धांत के बीच गैर
भेदभाव के सिद्धांत के बीच सुसंगत संबंध कैसे स्थापित किया जाए। न्यायालय में आनुपातिक समानता एवं संतुलित समानता के बीच विवाद चल रहा है। यदि आनुपातिक समानता पर विचार किया जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। पर यदि संतुलित समानता पर बल दिया जाए तो राज्यों को वंचित वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट मिलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज ध्यान देना आप लोग कि समस्या यह है कि संतुलित समानता की बात करते हैं तो राज्य को छूट दे दो कि वीकर सेक्शंस के लिए प्रावधान कर ले, हमेशा ध्यान दो। लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण की बात करोगे तो कानूनी समानता का सिद्धांत खंडित हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आरक्षण नीति के सामने चुनौती यह है कि वीकर सेक्शंस को कैसे डेवलप किया जाए और कानूनी समानता को कैसे बनाए रखा जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब हम बात कर रहे थे, मुद्दा यह भी उठने लगा कि जब आरक्षण की बात करोगे तो संपूर्ण जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात की जाए, अर्थात जिस प्रकार एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन की बात की गई है उसी तरह ओबीसी के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात की जाने लगी। लेकिन सरकार ने इसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में यदि रिजर्वेशन की बात की जाएगी तो कानूनी समानता का सिद्धांत खंडित होगा ही, गैर भेदभाव का सिद्धांत भी खंडित हो जाएगा। अब एक चीज सोचो, ये सारी बातें की गई तो फिर एक प्रश्न उठा कि आरक्षण का भविष्य कैसा है। अब देखो, आप यदि आरक्षण के हम भविष्य की बात करें, इसका भविष्य कैसा है। आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है, आरक्षण के भविष्य पर चर्चा करें। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं आपको। यदि हम भविष्य की बात करें, कुछ लोगों ने कहा आरक्षण का भविष्य अच्छा नहीं है।
नहीं आरक्षण का भविष्य, इस हम लोग चर्चा कर चुके। ध्यान देना, आरक्षण का भविष्य अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैश्वीकरण के युग में सरकारी नौकरियों में निरंतर कमी होती जाएगी। पहली चीज, सरकारी नौकरियों में जब कमी होगी तो फिर सरकारी नौकरी है ही नहीं तो आरक्षण किसे मिलेगा? दूसरी तरफ आज आर्थिक युग है और इस आर्थिक युग में प्रतिस्पर्धा में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए प्रत्येक कंपनी तकनीकीकरण पर बल दे रही है, तकनीकीकरण पर बल दे रही है। और जितना ज्यादा तकनीकीकरण बढ़ेगा उतना ज्यादा तकनीक का प्रयोग होगा, और जितना ज्यादा तकनीक का प्रयोग होगा उतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार में कटौती होगी। और जब रोजगार में कटौती होगी तो फिर आरक्षण का मुद्दा ही निरर्थक हो गया। ऐसे कुछ लोगों ने यह कहा कि वैश्वीकरण ने धीरे धीरे आरक्षण को अप्रासंगिक घोषित कर देगा। इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी रहेगी तब तो आरक्षण मिलेगा, और प्राइवेट सेक्टर तो आरक्षण देने के लिए तैयार है ही नहीं। किंतु कुछ लोगों ने कहा नहीं, आरक्षण का भविष्य अच्छा है। कुछ लोगों ने क्या कहा? क्यों अच्छा है? क्योंकि जैसे जैसे सरकारी नौकरियों में कटौती होगी वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा जब बढ़ेगी तो हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर वर्ग अपनी आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आरक्षण की मांग करेगा। दूसरी तरफ वैश्वीकरण जितना ज्यादा बढ़ेगा, कुछ आर्थिक असमानता के कारण कुछ लोग आर्थिक विकास से वंचित होते चले जाएंगे, और आर्थिक विकास से जितने ज्यादा वंचित होंगे स्वाभाविक है सामाजिक न्याय की मांग उठेगी, और सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है। हमेशा ध्यान दो, पहली चीज, हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग शुरू हो जाए और फ्यूचर में सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात कर दे। इसलिए मेरा यह मानना है कि फ्यूचर में आरक्षण का रूप चेंज होगा, क्षेत्र चेंज होगा, और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग उठेगी, क्योंकि सामाजिक न्याय लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर है। इसलिए यह कहना उचित है कि आरक्षण का भविष्य अच्छा है। थैंक यू। कल हम नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19।